10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर आपने समझ लिया, अपने जहन में उतार लिया, तो यकीन मानिए क्लास 12 के बाद पहले अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं होता। याद रखिए, मन को शांत करने का जो तरीका होता है उसको आदत में मत लाइएगा, वरना आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। आप यहां वहां से बहुत सारे पुस्तकें मत खरीदिए। आपके पास एनसीईआरटी पुस्तक होना चाहिए, आपकी स्टेट बोर्ड का एक पुस्तक होना चाहिए, उसके बाद केजीएस हम जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा ज्यादा परेशान मत होइए। हेलो हेलो हेलो, अगर आप क्लास 11th में हैं, आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और आने वाले समय में नीट एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आप लोग के लिए है। जब एक बच्चा क्लास 11th में आता है तो एक न एक बार उसके मन में ये बात जरूर आती है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लूं? क्या मैं क्लास 11th अच्छे से पढ़ लेता हूं, 12th अच्छे से पढ़ लेता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि पहले ही अटेम्प्ट में मैं नीट क्लियर कर पाऊंगा? तो देखिए, ये मुश्किल तो नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तैयारी अखंड करनी होगी, मेहनत बहुत करना होगा। यकीन मानिए, बहुत सारे बच्चों ने क्लास 12th के बाद जो पहला अटेम्प्ट दिया है उसमें उन्होंने नीट क्लियर किया है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि पहले ही अटेम्प्ट में मैं नीट क्लियर कर सकूं। तो बच्चों, जब हम क्लास 11th में आते हैं, यकीन मानिए शुरुआत के तो 2-3 महीने हमको ये समझने में लग जाता है कि हमें पढ़ना कैसे है। हमें यह समझने में लग जाता है कि टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है, टीचर का लैंग्वेज, टीचर की शैली, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। फिर एकदम से सिलेबस बढ़ जाता है। क्लास 10th तक बहुत थोड़ा सिलेबस हमको पढ़ना होता है। जैसे हम क्लास 11th में आते हैं, बहुत सारा कंटेंट बढ़ जाता है। केमिस्ट्री अलग से पढ़ना है, फिजिक्स अलग से पढ़ना है, बायोलॉजी अलग से पढ़ना है, फिर स्कूल भी जाना है, स्कूल का भी प्रेशर हमको फेस करना है। तो आसान तो नहीं होगा रास्ता, पढ़ना बहुत पड़ेगा। तो अगर आप सच में ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे पहले ही अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर आपने समझ लिया, अपने जहन में उतार लिया, तो यकीन मानिए क्लास 12 के बाद पहले अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं होता। तो चलो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर हमें क्लास 11 से ही किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए नीट का रास्ता आसान हो जाए। एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी बातें, एक भी दिन ऐसा आपका नहीं गुजरना चाहिए कि ये सारी बातें आपके दिमाग से उतर जाए। हर दिन आपका एक जैसा होना चाहिए। आप प्रॉपर चीज़ों को समझिए और जो बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हर दिन सुबह उठने के बाद इन बातों को एक बार रिवाइज कीजिए और अपना दिनचर्या शुरू कीजिए। यकीन मानिए, कुछ महीनों के बाद खुद आपके अंदर इतना आत्मबल आ जाएगा कि आप सोचेंगे कि सच में अब मैं 12th के बाद नीट क्लियर कर पाऊंगा। तो चलिए, वो 10 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एक करके आपके सामने रखूंगा। ध्यान सुनना बेटा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको यह समझना पड़ेगा कि नीट के लिए बेसिक चीजें क्या हैं। एनसीईआरटी, आप पुराने 15-20 साल के पेपर उठा कर देख लो, नीट में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। हालांकि 2025 में जो नीट का पेपर हुआ, इसने सबको हिला के रख दिया है। खास करके फिजिक्स में इतना टफ पेपर आया था, टीचर्स ने भी कह दिया कि ये एनसीईआरटी फॉलो नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस साल एनटीए ने ऐसा क्यों किया मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। ये नीट के इतिहास का पहला ऐसा साल था जिसमें पेपर इतना टफ आया था। पर इसका यह मतलब नहीं कि आने वाले समय में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हालांकि हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे, पर एक बात तो तय है कि भले ही पेपर टफ आया था, पर जब थोड़ा सा रिसर्च किया गया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो था वो नीट पर एनसीईआरटी बेस्ड ही था बेटा। तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको नीट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए। आपको एक एक वर्ड आपको डिकोड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया है, फिर भी आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, यह कंफर्म कीजिए कि टीचर एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है कि नहीं। टीचर आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन, जी हां, एक एक लाइन समझा रहा है कि नहीं, सारे क्वेश्चंस करवा रहा है कि नहीं। एनसीईआरटी का कोई भी एक पेज उठा लीजिए, उस पर्टिकुलर पेज में से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अपने टीचर से पूछिए अपने टीचर से कि सर इस पेज में से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने एनसीईआरटी को साध लिया
तो समझ लीजिए आपका रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा और नोट्स भी साथ साथ बनाना पड़ेगा। दूसरा, समय सारणी बनाएं। बिना प्रॉपर टाइम टेबल के कोई भी बच्चा आज तक कोई बड़ा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया है। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट यह आसान नहीं होता, यह आसान नहीं होता है। आप हो सकता है जोश में आके एक दिन आप टाइम टेबल बना ले, अब मुझे उसको फॉलो करना है, 2 से 3 दिन के बाद आपका हिम्मत जवाब दे जाएगा। कारण बहुत सारे हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत हाई डिसिप्लिन, क्योंकि टाइम टेबल मैनेज करना सबकी बस की बात नहीं होती। पर नीट एग्जाम बेटा ये ऐसा एग्जाम है, आज इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से गिनती होती है, तो आसान तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए, उसे प्रॉपर फॉलो कीजिए कि भाई मुझे सुबह इतने बजे उठना है, उठने के बाद मुझे रिवीजन करना है, क्लासेस में जानी है, क्लास खत्म होने के बाद प्रॉपर मुझे फिर से कितने समय तक मुझे पढ़ना है। हालांकि कितना समय देना पड़ता होगा एक बच्चे को, कितना समय देना पड़ता है एक बच्चे को जो नीट क्लियर करता है। अगर आपने अपने पढ़ाई को, अपने पुस्तक को कम से कम, अगर आपने अपने पुस्तक को कम से कम 12 से 15 घंटा प्रतिदिन दिया है, तब तो आप नीट एग्जाम निकाल पाएंगे। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर जो बच्चा आज नीट क्लियर कर रहा है ना बेटा, उससे पूछिएगा आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो आप पुस्तक के सामने पुस्तक को समय देना पड़ेगा कम से कम 12 से 15 घंटा। ठीक है, अभी शुरुआत है, हो सकता है अभी दिमागी क्षमता या शारीरिक क्षमता उतनी आप में नहीं होगी, शुरुआत में दिक्कत जरूर होगा, पर आपको ये जो मैं बता रहा हूं इसे नजरअंदाज नहीं करना है। अब अगर आप कहेंगे सर हम स्कूल भी जाते हैं, अब स्कूल जाते हैं तो देखिए स्कूल जाना जरूरी है। मैं एक टीचर होने के नाते ये तो नहीं कह सकता ना कि आप स्कूल मत जाइए या स्कूल छोड़ दीजिए। अगर आप क्लास 11th में हैं तो स्कूल जाना तो जरूरी है बेटा। तो अभी ये जो मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूं ना, 12 से 15 घंटा आपको समय देना पुस्तक को, उसमें स्कूल भी शामिल है। अगर आप स्कूल नहीं जाते या स्कूल मतलब आपको ऐसी सुविधा मिल गई है कि आपको स्कूल जाना नहीं पड़ता, तो फिर आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई बच्चा स्कूल के प्रेशर से हट जाता है, स्कूल तरफ से दबाव नहीं होता, तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाता है। लेकिन अगर आपको स्कूल जाना है और स्कूल के दबाव में ही रहना है, तो शुरुआत के 6-7 घंटे तो आपके स्कूल में निकल जाएंगे, फिर 3-4 घंटे आपके कोचिंग में निकल जाएंगे। अब उसके बाद जो बचता है 3-4 घंटा, उसमें आपको सेल्फ प्रिपरेशन, रिवीजन, बहुत सारी चीजें करनी होंगी। तो ये जो मैं टाइम आपको बता रहा हूं कि 12 से 15 घंटा आपको समय देना है पुस्तक को, इसमें स्कूल भी शामिल है, आप चिंता ना करें। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, अपने घर में कहीं पर चिपका दीजिए और प्रण लीजिए कि मैं इस टाइम टेबल को कुछ भी हो जाए फॉलो करूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे तीज त्योहार आ जाए, घर में कोई कार्यक्रम आ जाए, आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये 2 साल जो है ना बेटा, बहुत कठिन त्याग करना पड़ेगा आपको, ये आसान नहीं होगा। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में नीट एग्जाम निकालना है तो समझ लीजिए आपको पूरा अपने आप को झोंक देना होगा। तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें और हर विषय के लिए आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। यकीन मानिए अगर आप टाइम पर चलना शुरू कर देंगे, रास्ता बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि पहले आप शुरू के 2 महीना जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे को कौन सा ऐसा विषय है जो कठिन महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यह सुनिश्चित कीजिए कि कौन सा ऐसा विषय है जिसमें मुझे ज्यादा कठिनाई आ रही है, और उसके बाद उसको थोड़ा ज्यादा समय देना शुरू कर दीजिए। आमतौर पर एक बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए फिजिक्स थोड़ा कठिन होता है, आसान नहीं होता। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, फिजिक्स नहीं बन रहा है। तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। बायोलॉजी वाले बच्चों का वैसे भी बायोलॉजी अच्छा रहता है, तो आप चाहें तो फिजिक्स को थोड़ा टाइम टेबल में ज्यादा समय के लिए रखें। फिर उसके बाद बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है, आप देख लीजिए कि इसमें आपकी तैयारी कैसे हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखिएगा। तो मैं खुद भी एक बायोलॉजी का स्टूडेंट था और मैं समझ सकता हूं कि फिजिक्स एक बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा कठिन विषय बन जाता है। तो आप अपने कठिन विषय पर ज्यादा ध्यान दें, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद पुराने जो प्रश्न होते हैं उसको बनाना। बेटा पीवाईक्यू में कितना ताकत होता है आपको नहीं पता। पीवाईक्यू बनाना बहुत अनिवार्य है। जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, आप एक चैप्टर पे अध्ययन कर लेते हैं और सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो आप क्या कीजिए, उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, आप उस चैप्टर का पीवाईक्यू बनाइए,
तभी तो आपको पता चलेगा, तभी तो आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे हुई है। सोचिए, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और आप क्या देखते हो कि उस चैप्टर को पढ़ने के बाद पुराने 15 साल के क्वेश्चंस मेरे से बन जा रहे हैं, तो इससे क्या मतलब निकलता है? इसका एक ही मतलब निकलता है कि आपने उस चैप्टर को अच्छी तैयारी कर ली है, क्योंकि आप नीट के क्वेश्चन बना रहे हैं ना, आप नीट के क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है, तभी तो आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो यह अत्यधिक अनिवार्य है कि आप PYQ बनाएं। जब भी कोई चैप्टर हो जाता है तो आप उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर बनाएं, ताकि आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकें। इसके बाद मॉक टेस्ट देना। आपको, अभी तो आप क्लास 11th में है बेटा, एक क्लास 11 के बच्चों को मॉक टेस्ट का वैल्यू शुरू में उतना पता नहीं होता। टेस्ट क्यों जरूरी है? एक तो आपके व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए जरूरी है, यह पता करने के लिए जरूरी है कि भाई मेरी तैयारी कैसे चल रही है, लेकिन आपको पता है टेस्ट भी एक प्रकार का रिवीजन है बेटा। टेस्ट भी एक प्रकार का रिवीजन है। जब हम बार बार टेस्ट देते हैं तो उस चैप्टर का रिवीजन अपने आप होने लगता है। एक तो आप टेस्ट देने वाले हैं ये सोच के आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, वैसे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और जब आप बार बार क्वेश्चंस बनाते हैं, बार बार आप टेस्ट देते हैं, तो आपका रिवीजन और पुख्ता होता चला जाएगा। तो याद रखिएगा, टेस्ट देना अनिवार्य है। कई बार बच्चे टेस्ट से बचने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं सर हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो काहे टेस्ट दूं, मुझे तो मालूम है ना कि नंबर कम आएगा। तो एक बात याद रखिए, आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको आप छोड़िए, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो कहते हैं सर मैं तो पढ़ ही नहीं पाया हूं पूरा चैप्टर, या रिवीजन नहीं कर पाया हूं, क्या करूंगा टेस्ट देके, नंबर थोड़ी ना आने वाला है। तो बेटा, टेस्ट देने के पीछे दो कारण हैं। एक, आपने तैयारी की है तो अपना मूल्यांकन कीजिए, और दूसरा, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना है आपको। तो भले ही आपकी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, एग्जैक्टली आपको किस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम में फेस करने हैं, उसकी तैयारी भी तो करनी होती है। तो टेस्ट देना एकदम अनिवार्य है, चाहे आपका प्रिपरेशन हुआ हो या ना हुआ हो। तो आपको इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको जो है टेस्ट कंपलसरी है बेटा देना। उसके बाद तनाव मुक्त रहें। हालांकि ये आसान नहीं है। एक बच्चा जब ये सोच लेता है ना कि मुझे नीट प्रिपेयर करना है, तो सोचते हैं उसके मन में थोड़ा सा तनाव तो आ जाता है। फिर और बहुत सारे कारण होते हैं, घर की तरफ से भी दबाव होता है, स्कूल जाते हैं तो स्कूल की तरफ दबाव होगा, आपके व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी आप पर दबाव डालेंगी। तो इतना आसान नहीं होता है तनाव मुक्त रहना। फिर भी मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपका शरीर अगर अच्छा है, आपका मानसिक अवस्था अच्छा है, तभी तो आप एक बड़े एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तकलीफें बहुत सारी होंगी, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगा। बच्चे मुझे कॉल करते हैं, सर हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा है, टेस्ट दे कि नहीं दे, हम याद नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आप जो ये शिकायतें कर रहे हो ना, ये सबके साथ कॉमन है। ऐसी बात नहीं है कि आप ही भूल रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं भूल रहे हैं। तो आधा तो हम इसलिए तनाव में आ जाते हैं कि क्या पता बाकी बच्चा अच्छा पढ़ रहा होगा, दूसरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे होंगे, मैं ही नहीं कर पा रहा हूं क्या। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन में बैठे हैं, ये बहुत कठिन एग्जाम है, तो यहां पर तनाव होना स्वाभाविक है। तो आप देखिए, आप 15-16 साल के बच्चे हैं, आपको इतना तो पता होगा कि क्या ऐसा करने पर आपके मन को शांति मिलती है, क्या ऐसा करने पर आपका तनाव दूर होता है। कोई बच्चा कहता है सर मैं गाना सुन लेता हूं, कोई बच्चा कहता है मैं थोड़ा घूमने चला जाता हूं। तो आपको पता है कि आपका मन क्या करने पर शांत होता है। पर याद रखिए, मन को शांत करने का जो तरीका होता है उसको आदत में मत लाइएगा, वरना आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। बहुत अधिक दिक्कत होता है, बहुत परेशानी अगर आपको आ जाए, तब तो आप उन रास्तों का चयन कीजिए जिससे आपको तनाव मुक्ति मिलती है। पर मैं कहूंगा इसको आदत में ना लाएं। एक बार अगर आप ये सोच बैठेंगे ना कि मेरे पास तो ऑप्शन है, जब भी टेंशन होगा गाना सुन लूंगा, जब भी टेंशन होगा घूमने चला जाऊंगा, अगर आप इसको आदत में ले आते हैं तो ये ऐसा आदत बनेगा बेटा कि फिर आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। तो अब आपको प्रेशर एब्जॉर्ब करना सीखना पड़ेगा, तनाव को झेलना सीखना पड़ेगा। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि कुछ ऐसे रास्ते अपनाइए कि आपका तनाव जो है वो कम रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं, तो तनाव से थोड़ी मुक्ति बनाए रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है यहां पर जो आपको पढ़ना है वो है रिवीजन करना। भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है कि बिना रिवीजन की कहानी तो बनेगी नहीं। अब रिवीजन किस प्रकार से करें? तो जब भी बच्चा 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ता है
तो पहली बात तो ये कि प्रतिदिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रतिदिन तीनों सब्जेक्ट के रिवीजन कर लूं, संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता पर डे रिवीजन करना। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि हफ्ते में जो 7 दिन होता है उस 7 दिन में मुझे किस विषय को ज्यादा समय देना है। शुरू में बच्चे बड़े जोश में रहते हैं, आज तो मैं केमिस्ट्री भी रिवाइज कर दूंगा, फिजिक्स भी रिवाइज करूंगा, बायोलॉजी भी रिवाइज करूंगा। ये नहीं हो पाता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अगर मोटिवेट करूंगा, नहीं नहीं आप कर सकते हो, तो बेकार की बातें हैं। जो सही है, जो सच है वो बता रहा हूं। तो प्रतिदिन हर विषय को रिवाइज करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, जब आप तीनों सब्जेक्ट का कोचिंग करते हैं या किसी टीचर से पढ़ते हैं, और अगर आपको लगता है कि एक विषय और दूसरे विषय के बीच में गैप है आधे घंटे का या 1 घंटे का, तो बस इतना कर लिया करो कि जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, किसी टीचर से कुछ लेक्चर अटेंड करने जा रहे हो, तो उस लेक्चर से पहले आधा घंटा आप ये देख लिया करो कि पिछले क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया है। ये छोटा सा रिवीजन है पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं ये नहीं कहता कि दिन भर बैठ के आप रिवाइज कीजिए, कर भी नहीं पाओगे आप। तो कम से कम इतना तो जरूर कीजिए कि जब आप किसी लेक्चर में एंटर करते हो, किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हो, तो उससे पहले जो आधे घंटे का टाइम होता है, फटाफट में कम से कम ये देख लो कि पिछले क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया है। उससे क्या होगा, अगला जो लेक्चर होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। उसके बाद क्योंकि आप बायोलॉजी के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा रिविजन बायोलॉजी को लगता है। बच्चे सबसे ज्यादा भ्रम में कहां पर होते हैं, उनको लगता है कि मैं बायोलॉजी का बच्चा हूं, मुझसे बायोलॉजी बनता है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। सोचिए, अगर एक बच्चे से बायोलॉजी अच्छा बनता तो फिर उसका नीट एग्जाम क्यों नहीं निकलता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा है, तो उसका एक कारण यह भी है कि स्कूल में हमें बायोलॉजी में भर भर के नंबर मिलता है। स्कूल के एग्जाम में बच्चा सुंदर सुंदर डायग्राम बना देता है, कुछ परिभाषाएं लिख देता है, उसको नंबर अच्छा मिलता है, और वो इस भ्रम में आ जाता है उसे बायोलॉजी अच्छा है। पर ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी सबसे कठिन है। आप एनसीईआरटी के किसी एक शब्द को उठा लो, उस शब्द के बारे में आप डिटेल रिसर्च करो, गूगल कीजिए, पुस्तक पढ़िए। तो अगर आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे ना बेटा, तो बायोलॉजी ही खत्म नहीं कर पाओगे आप। तो आपको पहले यह डिसाइड करना कि रिवीजन में मुझे ज्यादा समय किसको देना है। सबसे कम समय बच्चा बायोलॉजी को देता है, पर मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, नीट की तैयारी करवा रहा हूं, मैं देखता हूं बच्चे सबसे कम बायोलॉजी को समय देते हैं। मैं खुद केमिस्ट्री टीचर हूं, पर मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा समय बायोलॉजी को दीजिए, उसके बाद फिजिक्स को, और लास्ट में केमिस्ट्री को रखिएगा। बाकी साल भर तो हम आपके साथ रहेंगे ही बेटा, आपको गाइडलाइन देते ही रहेंगे, आप चिंता ना करें। तो सबसे पहले आप रिवीजन करने के एक फिक्स पैटर्न बना लीजिए, उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद सही अध्ययन सामग्री। अगर आप हमारे केजीएस के मॉड्यूल देखेंगे, अगर आप हमारे केजीएस के मॉड्यूल पर ध्यान देंगे, स्टडी मटेरियल पर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है। आपके पास एक एनसीईआरटी पुस्तक है, हो सकता है आप जिस स्टेट में पढ़ते हैं उस स्टेट का एक स्टेट बोर्ड का पुस्तक होगा, उसके अलावा और क्या चाहिए। तो आप सिर्फ केजीएस का हमने जो मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया है उसमें पर्याप्त कंटेंट है बेटा, उसको भी अगर आपने पढ़ लिया, केजीएस द्वारा दिए गए मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आपने कर लिया। बेटा एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, हम आपको 300-400 क्वेश्चन दे रहे हैं एक चैप्टर के पीछे, और उस 400 क्वेश्चन में उस चैप्टर का हर एक टॉपिक कवर हुआ है। तो आप क्या कीजिए, आप यहां वहां से बहुत सारे पुस्तकें मत खरीदिए। आपके पास एनसीईआरटी पुस्तक होना चाहिए, आपकी स्टेट बोर्ड का एक पुस्तक होना चाहिए, उसके बाद केजीएस हम जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा ज्यादा परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि मैं केजीएस के मॉड्यूल कर ले रहा हूं, ये जल्दी कर ले रहा हूं, मुझे और भी कुछ कंटेंट चाहिए, तब आप दूसरे पुस्तक की तरफ जाइएगा, दूसरे किसी स्टडी जो मटेरियल है उस तरफ जाइएगा। पर मैं तो एडवाइस दूंगा, फिलहाल अभी शुरुआत के 6 महीने, अभी आप क्लास 11th में हैं, शुरुआत के 6 महीने आप अपने नॉर्मल पुस्तक को पढ़िए और केजीएस के मॉड्यूल को फॉलो कीजिए। उसके बाद अभी कोई अतिरिक्त सामग्री लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सकारात्मक बने रहें। यह भी एक आज के डेट में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। लोगों को सकारात्मक बनने रहने के लिए पता नहीं क्यों दूसरों के सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। बच्चे कॉल कर, सर अच्छा नहीं लग रहा, मोटिवेशन डाउन हो रहा है, मोटिवेट कीजिए। आजकल ये जो मोटिवेशन है ये लत बनने लगा है। मतलब उनको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख लेंगे। तो आप इसको लत मत बनाइए बेटा। अगर आप खुद को मोटिवेट कर पा रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी और के वीडियो देख के या किसी और का मोटिवेशन सुन के कुछ समय के लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे तो मोटिवेशन का ग्राफ बहुत फ्लक्चुएट होता है। अगर आपको मोटिवेशन का आदत लग गया ना, या लत लग गया,
तो जिस दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे, हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, और जिस दिन आपका मोरल डाउन होगा, एकदम से आप गिर जाएंगे और ऐसा लगेगा मैं क्या करूं, कुछ करने को नहीं है मेरे पास। तो मोटिवेशन के कंपैरिजन में डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का जो ग्राफ होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन आप कांस्टेंट एक रास्ते पर तो चलेंगे। तो यहां पर मैंने कहा सकारात्मक बने रहें, तो सकारात्मक बने रहने के लिए आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में भी सोचोगे ना बेटा सुबह उठ के, तो आप खुद ब खुद आपका मन जो है सकारात्मक हो जाएगा। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, अपने आप आपका मन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप सकारात्मक बने रहने के लिए यहां वहां के वीडियोस या किसी मोटिवेशन के अपेक्षा में ना रहें, खुद को ही मोटिवेट करें, क्योंकि जीतना आपको ही है, लड़ना भी आप ही को ही है। जो मोटिवेशन दे रहे हैं वो देंगे, चले जाएंगे, वो चलता रहेगा। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, कोचिंग या मेंटरशिप, ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एक बच्चे को अगर सही टीचर नहीं मिल पाता तो फिर वो कहां से एक बड़े एग्जाम तक पहुंच पाएगा। आज अगर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आज नीट के तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर है सबकी बात करूं, तो टीचर सब जगह अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे संस्था में टीचर अच्छे हैं वहां अच्छे नहीं है। टीचर भाई, एक कोचिंग संस्था थोड़ी ना चाहेगा कि हम टीचर अच्छा ना रखें। हर कोचिंग संस्था चाहता है कि हम अच्छे टीचर रखें और बच्चों को गुड सर्विस प्रोवाइड करें। तो टीचर तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं केजीएस का टीचर हूं, मैं आपको केजीएस क्यों रिफर करता हूं जरा समझिएगा। आज केजीएस में आप चेक कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा अनुभवी टीचर मिलेंगे। कोई भी टीचर 10 साल 7 साल से नीचे एक्सपीरियंस वाला नहीं है। हमारे केजीएस में 20-20 25-25 साल से पढ़ाने वाले टीचर आपको मिलेंगे। और केजीएस की सबसे खास बात क्या है, केजीएस में सबसे खास बात यह है बेटा कि आज आप नीट की तैयारी करने के लिए किसी भी कोचिंग संस्था में एडमिशन लेंगे ना, आपकी मिनिमम फीस 1.5 लाख 1 लाख से शुरू होगा। ये मैं फिर भी कम कह रहा हूं, आप कोटा चले जाइए, अगर आप कंपेयर करेंगे फीस को, तो एक साल में आप अगर आप 2 साल की पढ़ाई लेते हैं 11-12, तो रहना खाना आप कल्पना नहीं कर सकते आप कितना पैसा खर्च हो सकता है। तो केजीएस ज्वाइन करने क्यों बोल रहा हूं। आज हमारे ऑनलाइन बैच का फीस कितना है बेटा, आज हमारे ऑनलाइन बैच का फीस 2000 भी नहीं है एग्जैक्टली। सोचिए, आपको 3 सब्जेक्ट एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने को मिल रहा है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। बेटा आज हम मार्केट जाते हैं ना, 2000 यूं खर्च करके आ जाते हैं, और आप साल भर 3 एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ेंगे, वो भी मात्र 2000 रुपये में। और अगर आप ऑफलाइन क्लास में जा रहे हैं, हमारी फीस कितनी है, आप केजीएस से किसी भी सेंटर में चले जाइए, चाहे आप पटना जाइए, प्रयागराज जाइए, गुवाहाटी जाइए, आप किसी भी सेंटर में जाइए, औसतम फीस हमारी 34 से 35 हजार के आसपास है बेटा। ये बताइए ये क्या फीस है। आप तुलना कीजिए, बड़े बड़े कोचिंग में इतना जीएसटी ले लेते हैं। आज आप कोटा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बड़े बड़े कोचिंग में जो फीस है ना, उनका तो ये जीएसटी फीस है बेटा, और हम उस जीएसटी फीस में आपको पूरे साल की पढ़ाई करवा रहे हैं। तो अगर आप कोचिंग चुनना चाहते हैं या मेंटरशिप चुनना चाहते हैं, मैं इसलिए केजीएस ज्वाइन करने नहीं बोल रहा हूं कि मैं केजीएस का टीचर हूं, मैं आपको केजीएस के फीचर भी बता रहा हूं। आपको हाईली एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, फ्रेंडली टीचर मिलेंगे, आपके हर समस्या को समझने वाले टीचर मिलेंगे। और ये बताइए, खान सर को कौन नहीं जानता, आज वो किस लिए जाने जाते हैं। आज हमारे देश के जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग में फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने के लिए खान सर ने प्रण लिया है। जो बच्चे सक्षम नहीं है भारी भरकम फीस देने के लिए बड़े कोचिंग में, उनको इतने कम फीस में कोटा के, यकीन मानिए कोटा के बड़े बड़े दिग्गज टीचर को खान सर ने लाया है। पूरे इंडिया से उन्होंने, मतलब जो बेस्ट टीचर है उनका उन्होंने एक ग्रुप बनाया है सिर्फ आपके लिए। तो आप केजीएस इसलिए ज्वाइन कीजिए, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बेटा फीस कम है, इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको अपना बेहतर भविष्य का निर्धारण करना है तो मुझे लगता है केजीएस से बेहतर प्लेटफॉर्म अभी कोई नहीं है। तो आप आंख मूंद कर जिस प्रकार खान सर पर विश्वास करते हैं बेटा, उनके द्वारा बनाए गए ग्रुप पर भी उसी स्तर का विश्वास रखना पड़ेगा। यकीन मानिए, आप अगर मेहनत करेंगे और टीचर का साथ आपको मिल गया ना बेटा, यकीन मानिए रिजल्ट कभी आपका डगमगाएगा नहीं। आप साथ दीजिए हमारा, हम आपका साथ दे रहे हैं, रिजल्ट जरूर आएगा। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बस इतना ही कहूंगा बेटा, रास्ता सच में आसान नहीं होगा, रास्ता सच में आसान नहीं होगा। ये 2 साल बहुत कठिनाई से गुजरेगा। कभी आपका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा, कभी आपको हताशा महसूस होगा। आप आसपास के लोगों को देखेंगे, अपने दोस्तों को देखेंगे, वो इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपका भी मन करेगा। सिर्फ ये 2 साल आपको ना अपने आप को देना है। उसके बाद
फिर आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। आप अभी तय कीजिए कि आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं। याद रखिए, 1 साल देखा हुआ सपना या 2 साल देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता। एक बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए कम से कम 3 साल तो कम से कम आपको अपने सपने को देना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, फटाक से कुछ भी तुरंत सोच लेते हैं कि अब मुझे ये बनना है, ये करना है। कितने दिन आपने सोचा? 6 महीना, 7 महीना, साल भर, और फिर आप देखते हैं कि आपका सपना पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो आपने इनवैलिड रास्ता चुना है। ऐसा कोई सपना नहीं होता जो 1 साल देखने पर पूरा हो जाए। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप एक बड़े इम्तिहान की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। कम से कम 2 साल तो आप अडिग रहिए अपने सपने पे, अपने मेहनत पे, और आप एक पेपर पे लिख लो कि आने वाले 10 साल के बाद मैं अपने आप को किस अवस्था में और किस परिवेश में देखना चाहता हूं। और उसके बाद आप कठिन परिश्रम कीजिए। लोग हो सकते हैं, लोगों को देख के आपका मन भटक जाए, घर वाले का दबाव भी आपके ऊपर होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, तकलीफें सबके जीवन में आती हैं, पर इसको जो सह के किस तरीके से आगे बढ़ जाता है ना बेटा, वही आज सफल होता है। वरना 10 साल के बाद अगर आप ये शिकायत करेंगे, काश मैं ये कर लिया होता तो आज मैं ऐसा होता, उस समय आपकी शिकायतों का कोई मूल्य नहीं होगा। तो ज्यादा अच्छा है कि उस समय शिकायत करने से अच्छा है अभी कष्ट कर लीजिए। यकीन मानिए 10 साल बाद आप जब किसी अच्छे ओहदे में पहुंच जाएंगे, मेरी ये बोली हुई बातें आपको जरूर याद आएंगी। तो चलो बच्चों, आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पूरे केजीएस परिवार की तरफ से आपको आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। पढ़ने में भिड़ जाइए, जरूर आपका सपना पूरा होगा। ऑल द बेस्ट।